नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बीके स्टडी टी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 जियोग्राफी अध्याय 8 जिसका नाम है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रियाएं यानी उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश के बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अध्याय स्टार्ट करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें। अगर पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए प्लेलिस्ट का सेवा उपलब्ध करा दिए गए हैं आपको। आप वहां से अपना क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए बिना समय गवाते हुए अध्याय स्टार्ट करते हैं। अध्याय का नाम है, ऊपर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं। रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्यजीव फोटोग्राफ थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से रेणुका की रुचि वन्यजीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। आगे देखते हैं। रेणुका इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों में से एवं कुछ गर्म नम वर्षा वनों से हैं। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हैं हो, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसी जीवन की मूल अवधारणाएं हमारे समान ही हैं, श्रीकांत चाचा ने कहा। उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। आगे देखते हैं। अध्याय 8, 9, 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं। इस बॉक्स वाले पॉइंट में क्या दिया है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच यानी हेडगियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धा के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। अमेजन बेसिन में जीवन को देखते हैं। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें। आज चित्र संख्या 8.2 ये है 8.2। दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन, ये रहा अमेजन बेसिन। इतना सा बड़ा भाग जो है अमेजन बेसिन कहलाता है। आगे देखते हैं। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य सागर यानी भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भागों को भूमध्य सागरीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती हैं। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती हैं उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों यानी पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती हैं। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिसने भूमध्य रेखा से गुजरती हैं? हाँ, यहाँ पर आता है इक्वाडोर हैं। उसके बाद यहाँ पर इक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील, 3 ही है शायद। इक्वाडोर, कोलंबिया देख लेते हैं। इक्वाडोर ये हुआ 0 डिग्री यानी भूमध्य सागर। इक्वाडोर, कोलंबिया और अमेजन जो कि ब्राज़ील में बसा हुआ है तो ब्राज़ील है।
आगे देखते हैं शब्दावली को। सहायक नदियाँ, यह छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाती हैं वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जलवायु के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह बिना किसी पूर्व चेतावनी के दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। वर्षावन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वर्षावन। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। चित्र 8.3 में देख सकते हैं अमेजन वन के बारे में चित्र हैं। अमेजन वन के चित्र हैं। एक वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती हैं जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक पहुंच ही नहीं पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती हैं। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती हैं जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलायड पैदा होते हैं। ये टुकन है, ये टुकन का पिक्चर है। वर्षावन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टुकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों में से भिन्न होते हैं, अन्य पक्षियों से भिन्न होते हैं। यहाँ पाए जाते हैं प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टेपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियाँ भी इन वनों में पाई जाती हैं। मगर सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियाँ हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाले पिरान्य मत्स्य समेत मछलियाँ की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं। ब्रोमीलायड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट है वर्षा वन के निवासी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मिनियोक हैं जिसे कसाव भी कहते हैं तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का एवं कोको जैसे नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती हैं। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोक्का कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेजन बेसिन के लोग का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग की एकमात्र उपाय
था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां से अपने पौराणिक तरीके से खेती करते हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वनों धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है। ये चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि वनों का क्रमिक विनाश किस प्रकार होता है। पहले कितना पेड़ यहाँ पर दिख रहा है, उसके बाद कुछ विकास करने या खेती करने के लिए कुछ वन को काट कर के इतना रहने दिया, फिर उस पर घर बनाए, ये वो बहुत सारे खेती किया और छोटा आकार हो गया। ये वनों का क्रमिक विनाश का एक चित्र है, आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं, जो कि चित्र 8.8 में आप भली भांति देख सकते हैं। ब्रह्मपुत्र की ये ब्रह्मपुत्र नदी है और ये रहा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ये इधर से ब्रह्मपुत्र नदी है और इधर से गंगा नदी है, एक बेसिन बना देता है। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर और उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित हैं। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ नदियां अन्य सहायक नदियों के नाम ढूंढें। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदर डेल्टा। यहाँ जो कह रहा है एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियाँ देखें, तो आपके पास, ऐसा मैं अनुमान कर रहा हूँ कि आपके पास ऑक्सफोर्ड का अथी होगा, क्या कहते हैं, एटलस होगा, या फिर खानसर वाला एटलस होगा, तो उसमें भी आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। अगर यहाँ पर दिया होगा तो हम ज़रूर देख लेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो आगे देखते हैं। इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं कि मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। भारत का मानचित्र देखिए, उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित हैं। चित्र 8.8 में देख लेते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र जैसे यूपी हो गया, थोड़ा एमपी वाला भाग भी आ जा रहा है, उधर से इधर राजस्थान वाला थोड़ा सा भाग जा रहा है इसके सहायक नदियों के साथ। उसके बाद इधर बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इधर असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया इत्यादि। आगे देखते हैं। बेसिन में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिकाएं होती हैं। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त हैं, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ हैं। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है, जो कि चित्र 8.9 में दिखाया गया है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें हैं गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा हैं। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदानी के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं, जो कि चित्र 8.10 में दिखाया गया। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़े का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंड ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। विभिन्न भूआकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी
विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में ग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसी शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं, जनसंख्या घनत्व के बारे में। इसमें कुछ पॉइंट बताया गया है, तो इसको देखते हैं। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उदाहरणतः उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 तथा बिहार का 1102 है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या दिया हुआ है। ये हुआ धान की कृषि का एक बहुत ही प्यारा सा चित्र है, और यह है असम में चाय बागान का एक बहुत ही प्यारा सा चित्र, बहुत ही मनमोहक लग रहा है जी, देखने का मन करता है ऑफलाइन जा कर के वहाँ, लेकिन अभी तो नहीं जा पाए हैं, सोचेंगे आगे। चलिए देखते हैं आगे क्या है। बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है, जो कि चित्र 8.1 में दर्शाया गया है। ये है एक सींग वाला गेंडा। और डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं हरियाल पाए जाते हैं, जो कि चित्र 8.1.2 में दर्शाया गया है। ये है मगर का चित्र, ये रहा मगर। और नदी के साफ जल झील में एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियाँ की सबसे लोकप्रिय प्रजाति मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। वेदिका कृषि। चलिए बॉक्स वाले पॉइंट को देखते हैं। वेदिका का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो। आगे देखते हैं। चलिए इस बॉक्स वाले पॉइंट को पहले देख लेते हैं, सेट कर देते हैं। यस, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के औलवन जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती हैं, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। आगे देखते हैं इस बॉक्स वाले पॉइंट में, जिसको कि येलो कलर से हाईलाइटेड किया गया है। इसमें क्या दिया है, झील जीविका का साधन। एक केस अध्ययन है, एक केस स्टडी है, इसके बारे में देखते हैं। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मौन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियाँ की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरा रविंद्र किशोर, राजीव तथा अन्य के साथ मौन या चाप झील को साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार बेलिनेरिया हाइड्रिला मछलियाँ का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। वह इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। नदी में पकड़ने, खाने व बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं, जिन्हें पकड़कर वे पास के शहरों में बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता, तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है। चलिए दोस्तों इस बॉक्स वाले पॉइंट को देखते हैं। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया है। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के
तट पर ही स्थित हैं, जो कि चित्र 8.13 में दर्शाया गया है। ये है गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी शहर का एक बहुत ही सुंदर सा चित्र है, जो कि आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। आगे देखते हैं। इन शहरों तथा वहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पतन भी स्थित हैं। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा से यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना की नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस बने प्राणी अभय वन तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं, जो कि चित्र 8.1.4 में दर्शाया गया है। यह है मानस वन्य प्राणी अभयवन में बाघ का एक सुंदर सा चित्र है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं। इसमें बताया गया है गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तो आप लोग से आग्रह है कि आप गूगल पर सर्च करके नमामि गंगे के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से देखें। नमामि गंगे का क्या क्या योजनाएं हैं, इसमें क्या क्या करना पड़ता है, इसके बारे में देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर यह अध्याय समाप्त हो गया है। इसके सब्जेक्टिव प्रश्न के लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न को देखते हैं। क्या है? पहला, टूकन क्या है? तो टूकन एक पक्षी है। टूकन क्या है? तो टूकन एक पक्षी है। मेनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है? तो अमेजन का। मेनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है? तो अमेजन का। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो हुगली नदी के तट पर। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो हुगली नदी के तट पर। देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं? शंकुधारी वृक्ष के। देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं? तो देवदार यानी शंकुधारी वृक्ष के। बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? तो डेल्टा क्षेत्रों में। बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? तो डेल्टा क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलान कीजिए, यानी सही जोड़े मिलाना है हमको। तो चलिए देखते हैं। सूती कपड़े जो कि गंगा के मैदान में मिलती हैं। सूती के कपड़े गंगा के मैदान में। मलोका जो कि ढाल छत है। मलोका ढाल छत है। पिरान्या मत्स्य हैं। पिरान्या मत्स्य हैं। रेशम की कीट पालन। और काजीरंगा जो कि असम में है। काजीरंगा असम में। दोस्तों, आगे देखते हैं। यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो गया है। नेक्स्ट अध्याय इसी वीडियो में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। चलिए नेक्स्ट अध्याय 9, जिसका नाम है रेगिस्तान में जीवन। दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अगर पीछे वाले वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो उसके लिए प्लेलिस्ट की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से एक एक वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 9, जिसका नाम है रेगिस्तान में जीवन, इसके बारे में पढ़ने शुरू करते हैं बिना समय गवाते हैं। चलिए अध्याय स्टार्ट करते हैं। अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो एवं फसलों के उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर ही किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं तो कुछ बर्फ़ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडा हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। चलिए दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं। रेगिस्तान के बारे में बताया गया है।
यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषता अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति हैं। टॉपिक स्टार्ट है। पहला टॉपिक का नाम है गर्म रेगिस्तान सहारा के बारे में जानते हैं। ये सहारा रेगिस्तान का एक सुंदर सा चित्र है। रेगिस्तान है, सुंदर कहना भी कहने में भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन चलिए देखते हैं आगे। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका, जो कि आप एटलस के माध्यम से विश्व में अफ्रीका महाद्वीप के बारे में आप देख सकते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के चित्र को देख सकते हैं। देखिए, उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगे। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि सहारा रेगिस्तान के 11 देश हैं का नाम आप कंठस्थ कर लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने का लगभग समझिए 99% चांस रहता है। किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ ही लेता है। तो आप इन देशों का नाम बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लें, यही आपसे आशा है। चलिए आगे देखते हैं। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ है ही नहीं, वरन वहाँ बंजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतहें सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। चलिए बॉक्स वाले पॉइंट को देखते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय से पूर्णतया हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियाँ सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म एवं शुष्क प्रदेश में बदल दिया। ये रहा सहारा डेजर्ट का एक चित्र, जिसमें पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, चाड, नाइजर, माली, मॉरिटानिया, इरिट्रिया, सोमालिया, ये सहारा मरुस्थल का एक चित्र है। आगे देखते हैं। जलवायु के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। किसके? तो सहारा मरुस्थल के जलवायु को जानते हैं। इसको यानी जलवायु को स्टार्ट करने से पहले इस बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं। सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हैं, सब टॉपिक हैं सहारा यानी सहारा डेजर्ट के सब टॉपिक हैं। जो ये हो गया, देखिए सहारा डेजर्ट टॉपिक हो गया, उसके सब टॉपिक का नाम है जलवायु। तो उसको देखते हैं। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती हैं। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मित निर्मल होता है। यहाँ नमी संचयन होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती हैं। दिन और विश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टान अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इसके ताप का विकिरण होने के चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सब टॉपिक में ही वनस्पति जात एवं प्राणी जात के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सहारा रेगिस्तान का वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुधान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। ऊँट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न प्रजातियाँ एवं छिपकलियाँ यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। चलिए आगे बढ़ने से इस बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं। इस बॉक्स वाले पॉइंट में क्या है?
वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियाँ के कंकाल भी मिले हैं। आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं? हो सकते हैं कि बहुत पहले यहाँ पर नदी बहते हो और उस नदी में मछलियाँ पाली जाती हो, इसलिए तो मछलियाँ की कंकाल मिल रहे हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट बॉक्स वाले पॉइंट को भी देख लेते हैं इसी के साथ। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती हैं तो वहाँ गर्त बन जाती हैं। यहाँ जहाँ गर्त से भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरुदान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह मरुदान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टेफिलालेट मरुदान ऐसा है ही एक विशाल मरुदान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। दोस्तों, नेक्स्ट सब टॉपिक स्टार्ट है। लोग वहाँ के सहारा रेगिस्तान के लोग के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या है लोग के बारे में देखते हैं। सहारा रेगिस्तान के कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं जो विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल हैं। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊँट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी को बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंकाल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियाँ एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा में मरुधान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती हैं। यहाँ जल की उपलब्धता होने के लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाए जाने वाले कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित हैं। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियां वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जाति लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं जहां वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले इस बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं। लद्दाख शब्द दो शब्दों से बना है। लाप का अर्थ पर्वतीय दर्रा तथा दाख का अर्थ है देश, यानी पर्वतीय दर्रा देश। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास यानी लद्दाख में स्थित हैं। आगे देखते हैं, टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व में बृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है जो कि चित्र 9.4 में दर्शाया गया है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणियाँ। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं जिनमें सिंधु नदी प्रमुख नदी हैं। ये नदियाँ गहरी घाटियाँ एवं महाखड्ड यानी गार्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ जैसे ग्रेगी हिमानी। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती हैं। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती हैं। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती हैं जिसमें सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ भी अधिक होता है एवं रात में तापमान 0 से 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है।
चूँकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। ये रहा लद्दाख का, जो कि लद्दाख ठंडी रेगिस्तान है। क्या है जी यहाँ पर, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे हैं कि आप पेड़ छाया में हो, तो आप एक साथ एक समय ही उष्माघात एवं तुषार उष्मा यानी उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। नेक्स्ट सब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं। लद्दाख को खापा चान भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है हिमभूमि। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्रायः जीव है। इसका शिकार शहतूत नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। नेक्स्ट सब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वनस्पति जात एवं प्राणी जात के बारे में। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल हैं। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर घास एवं घाटियाँ यानी छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी के सरपत यानी बीलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इसमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेबन एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ के लोग के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। लद्दाख के लोग के बारे में, क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? अगर पाते हैं तो आप बता सकते हैं। यहाँ के अधिकांश लोग मुसलमान हैं या बौद्ध। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिसिस 600 में लामायुक्त ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जो आलू, मटर, सेम एवं शलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठान एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक पश्चिमी होती हैं कि वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करते, बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानों में भी काम संभालते हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायुमार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 लेह को जो जिला दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ते हैं। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? आगे देखते हैं। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदानों व हिमनदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण हैं। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जमीन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने सब शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं
मितव्ययता से ही उनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकते। दोस्तों यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। इस बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतांग ला, बारालाचला, लुनगा लाचा ला एवं टंगलंग ला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। तो बारालाचला का एक सुंदर सा व्यू दिखाया गया है और यहाँ पर पारंपरिक वेशभूषा से लद्दाखी महिलाएं को दर्शाया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर यह अध्याय समाप्त हो गया है। इसके सब्जेक्टिव के लिए अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा। सब ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? उत्तरी भाग में। सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? तो उत्तरी भाग में। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो गर्म। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो गर्म है। लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं बौद्ध एवं मुसलमान। लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं बौद्ध एवं मुसलमान। रेगिस्तान की विशेषताएं हैं विरल वनस्पति। रेगिस्तान की विशेषताएं हैं विरल वनस्पति। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध हैं बौद्ध मठ। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध हैं बौद्ध मठ के लिए। मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध हैं। कपास। मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है कपास के लिए। दोस्तों मिलान वाले शब्द को भी देख लेते हैं एक बार। मरुधान जल के साथ गर्त। मरुधान जल के साथ गर्त। बेदुइन सहारा। बेदुइन सहारा। तेल लिबिया। ग्रेगी हिमनद। लामायूर बौद्ध मठ। दोस्तों इसमें रेगिस्तान के खेल के बारे में बताया गया है। चलिए इसको भी पढ़ ही लेते हैं। कक्षा में किए जा रहे सकने वाले इस क्रियाकलाप में, दोस्तों यहाँ पर इसको नहीं पढ़ पाएंगे। इसको हम 1 सेकंड के लिए रोक देते हैं, 2 सेकंड के लिए। आप इसको खुद से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों आप सभी से आग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें। अगर पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए प्लेलिस्ट की सेवा उपलब्ध करा दी गई है, तो आप वहाँ प्लेलिस्ट से नंबर वाइज आप क्लास कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद। दोस्तों यहाँ